स्टार्ट कर दें। प्लीज़ अपने माइक्स म्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लेट मी फॉर्मली इंट्रोड्यूस यू सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ और जो हमारी फैकल्टी है। सर ऑन बिहाफ ऑफ UIMS आई रियली थैंक यू, वेलकम करती हूँ आपको। मैं हूँ अनम शफीक हूँ, एरिड यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, और मेरे साथ डॉक्टर याज हैं और हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आपको सुनेंगे। और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और आप जो जवाद मिर्ज़ा साहब हैं इनको मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ कि सर इज़ एन इंटरनल ऑडिटर एट JS बैंक। करंटली इनका जो करियर है टोटली रिवॉल्व करता है अराउंड ऑडिट। तो मुझे लगा कि हमारे सब्जेक्ट के लिए इनसे बेहतर कोई और इंडस्ट्री प्रोफेशनल हो नहीं सकता है जिनसे हम कुछ प्रोफेशनल और इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लें और सीखें। सर थैंक यू सो मच, सेशन इज़ हैंडेड ओवर टू यू। Please start. Thank you so much, Anam. Thank you so much for introducing me. Let me introduce myself first to everyone. I have been working with audit department for last 13 years almost. Initially, I started my career with UBL, and then I went to NIB for 2 years. And since last 9.5 years, I'm working with JS Bank Internal Audit Department, Central and North team. Let me tell you that it's been almost 13 years internal audit mein hi kaam kar raha hu. Not just me, but fortunately my father have been working for banking industry as well for more than 45 years. So I'm just pursuing his line of career. मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि आई हैव डन माय BSc ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड IS फ्रॉम लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. Then I went for my MBA and did my MBA from Lahore School of Economics. And since 2008, I have been working in different banks audit department. So currently I am holding a position of senior manager internal audit, Central and North. And right now there are like 9 to 10 teams reporting to me. And we are covering area from Sadqabad till Gilgit-Baltistan. I mean, I'm talking about Punjab, I'm talking about KPK, Azad Kashmir, and Gilgit-Baltistan. So let me first of all show you a presentation. Just hold on for a second. Okay, so what is internal auditing? First of all, let's go for the definition. The bank audit is a routine procedure designed to review the services of financial institutions to ensure they are in compliance with laws and industry standards. Tests are carried out on the systems, findings are generated, and auditors recommend corrective actions the bank needs to take. Now, what we are trying to say is that हम कोई भी ऑडिट इंटरनल ऑडिट का मेन फंक्शन ये होता है कि उसको प्रूडेंशियल्स को, जो स्टेट बैंक के प्रूडेंशियल्स हैं, डिफरेंट लॉ एजेंसीज हैं, उनके जो भी कंट्रोल्स डिफाइंड हैं, जो SPP के प्रूडेंशियल्स डिफाइंड हैं, उनके साथ क्या आपके SOPs मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या आपकी SOPs उन चीजों को कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, and either your SOPs which are designed by a bank are followed by the departments properly or not. So जी सर आपकी स्लाइड्स नहीं शो हो रही, काइंडली दोबारा इसको शो कीजिएगा। जी एक सेकंड। जी अब आ रही? सर अभी तक नहीं आई। आपकी वीडियो आ रही है बट स्लाइड्स नहीं आ रही। जी अब आ रही है? Yes, जी सर आ रही है। चले सर आ रही है।
सॉरी फॉर इंटरप्शन, जी, बट मैं कहाँ ये पे कि था? इससे नो, स्टूडेंट्स को जरा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली बैंकिंग ऑडिटर्स का क्या काम होता है? ऑडिटर्स का काम ये होता है कि जो बैंक्स ने कंट्रोल डिफाइन किए हुए हैं, दैट इज इन शेप ऑफ एसओपीज। एसओपीज बैंक डिफाइन करते हैं क्या एसओपीज को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं इन ट्रू स्पिरिट, एंड क्या उनमें कोई ऐसी लूप होल्स तो नहीं है जिससे हमें स्टेट बैंक की वायलेशन हो जाए, या पेनल्टीएबल आइटम्स, हम कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे हमें हमारे बैंक पे पेनल्टी इंपोज हो जाए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे स्टेट बैंक है जो कि जितने भी एसओपीज हैं आपके वो उनको मॉनिटर करता है। कोई भी इसी तरह फाइनेंशियल मिसकंडक्ट है, दैट इज डेल्ट बाय एफआईए, एंड एससीसीपी का भी रोल होता है बहुत सारी चीजों में इन बैंकिंग इंडस्ट्री। सो बेसिकली बहुत सारी अथॉरिटीज होती हैं जो कि बैंकिंग को मॉनिटर कर रही होती है। सो हमें वी एज एन ऑडिटर वी नीड टू इंश्योर दैट आइदर जो भी प्रूडेंशियल्स हैं, जो भी प्रोसीजर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने डिफाइन किए हैं, क्या वो कवर्ड है कि नहीं। यहां तक नहीं, सिर्फ वी गो इन द फील्ड, we go in different branches and test those SOPs, either they are followed in true spirit or not. So let me tell you different types of auditors. एक independent external auditors होते हैं। So हर auditors के different scopes होते हैं। जो external auditors होते हैं, they are looking after financials of the bank more vastly. They don't go into procedures. सो वो बेसिकली आपकी जितनी भी बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें जो फिगर्स रिपोर्ट की जाती हैं उसको टेस्ट करते हैं। वेयर एज जो गवर्नमेंट ऑडिटर्स होते हैं वो एसपीपी, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स होते हैं। ज़कात अशर के ऑडिटर्स भी बैंक्स में आते हैं, एसबीपी के ऑडिटर्स भी बैंक में आते हैं, एफआईए की कोई भी इंक्वायरी हो, नैप की इंक्वायरी हो, वो डिफरेंट अथॉरिटीज के ऑडिटर्स आते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑडिटर्स होते हैं। दे ऑल्सो चेक whether the SOPs are properly followed. एक्सटर्नल ऑडिटर्स में ये होता है कि उसमें पेनल्टी इंपोज नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट ऑडिटर्स जब आते हैं, when they see any irregulations, they impose penalty on the bank. Recent times में बहुत सारे बैंक्स को, if somebody knows कि रिसेंटली स्टेट बैंक ने, क्योंकि एफएटीएफ की बहुत सारी गाइडलाइंस आई हैं जिसके ऊपर उन्होंने नो योर कस्टमर्स और ड्यू डिलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है, जिसकी वजह से रिसेंटली काफी बैंक्स पे पेनल्टी इंपोज की गई हैं जस्ट टू रिकंसाइल विद एफएटीएफ और उन्होंने जो गाइडलाइंस दी उसको फॉलो करने के लिए। देन इंटरनल ऑडिटर्स आ जाते हैं। बेसिकली जो गाइडलाइंस और जो प्रोसीजर्स दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, उनको इंप्लीमेंट कराना इंटरनल ऑडिटर्स का काम है। हर चीज को हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, और रिपोर्टिंग करने के बाद उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस भी जो मैनेजमेंट है जो वो करेक्टिव एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स फाइंडिंग करेक्टिव एक्शंस करती है। देन देयर आर फोरेंसिक ऑडिटर्स। किसी भी जगह पे कोई फ्रॉड हो जाए, उसमें कोई मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो जाए, उसमें फोरेंसिक ऑडिट आता है और वो फिर उस चीज को इन्वेस्टिगेट करता है और उनके पास एक्सपर्टीज होती हैं टू लुक इनटू द मैटर। नाउ व्हाट इज इंटरनल ऑडिटिंग? इंटरनल ऑडिटिंग, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको इंटरनल ऑडिट के बारे में गाइड करूंगा क्योंकि मेरा पूरा एक्सपीरियंस ऑडिट में ही, इंटरनल ऑडिट में ही रहा है। सो इंटरनल ऑडिटिंग को अगर हम डेफिनेशन देखें, इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव, assurance and consulting activity designed to add value and improve the organization's operations. It helps the organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, controls and governance. So basically जो internal auditor का काम होता है वो होता है कि जो भी बैंक के operations होते हैं उसको उन्होंने ना सिर्फ उनको एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे उसको जज करना होता है, उसको इवैल्यूएट करना होता है और उसमें वैल्यू एडिशन करनी होती है in order to fulfill the company requirement
and improve the effectiveness of risk management controls and governance. Risk management क्या होता है? Basically अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊं तो right from the start when banking system was introduced in Pakistan till 1999, तब तक ऑडिट जो होता था वो सैंपल बेस्ड नहीं होता था. तब ऑडिट कंप्लीट ऑडिट होता था, which auditor used to go in one branch, used to sit there for 2 months and used to review entire audit period. उससे क्या फर्क, उससे क्या इफेक्ट्स आते थे कि उससे वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं रहती थी, उसमें बहुत ज्यादा मैंडेट्स कंज्यूम होते थे, बहुत ज्यादा लेबर फोर्स कंज्यूम होती थी. सो लेटर ऑन विद पैसेज ऑफ टाइम ऑफ सिंस 1999 तब से ऑडिट जो है वो सैंपल बेस्ड और रिस्क बेस्ड हो गया. अब आप पूछेंगे सैंपल बेस्ड और रिस्क बेस्ड क्या चीजें हैं? ये दोनों चीजें आपस में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कोरिलेट करती हैं. रीजन, हमने स्मार्ट सैंपलिंग ऐसे करनी है जिससे हमारा रिस्क भी कवर हो जाए और हमारा सैंपल भी, हमारा टाइम भी कम कंज्यूम हो. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं एक रिव्यू कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स का. अब उसकी स्मार्ट सैंपलिंग और रिस्क बेस्ड सैंपलिंग क्या होगी कि मैंने लेट्स से एक टोटल पॉपुलेशन है ऑडिट की अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स की 1000 फॉर्म्स. अब 1000 फॉर्म्स इन 4 to 5 days one cannot review that. So we need to take a sample of let's say 30 to 50 फॉर्म्स. लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, ज्यादातर फॉर्म्स हम वो चूज करेंगे जो कि कंपनी फॉर्म्स हैं, कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, पार्टनरशिप्स हैं या सोल प्रोप्राइटर्स हैं. उसमें रिस्क, बैंक इज मोर एक्सपोज टू रिस्क क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शंस कोई ऐसी भी हो सकती हैं जो कि उनकी केवाईसी प्रोफाइल के साथ ना हो. इंडिविजुअल अकाउंट्स में नॉर्मली ऐसी ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं. सर जस्ट we cannot review all 1000 forms sitting in the branch for within 3 or 4 days. So we need to do smart sampling. That is very important for any auditor. Sampling भी एक होती है प्री ऑडिट प्लान होता है, एक होता है पोस्ट ऑडिट इवेंट्स होते हैं. सो प्री ऑडिट में हम सैंपलिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब हमें वहां पे जाके when we actually reach the branch हमें पता लगता है नहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो किसी एक कंपनी के अकाउंट्स में इश्यूज हैं तो हम उन कंपनी के अकाउंट्स को फिर रिव्यू करना लग पड़ते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंटरनल ऑडिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसका सैंपल साइज क्या है. जी, अब आ जाए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ आ जाए. सम ऑफ द ऑडिट फंक्शंस आर इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल्स एंड गवर्निंग प्रोसेस ऑफ द बैंक. ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको इसके बारे में ब्रीफ कर दिया था. असेसिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड द बैंक प्रोसीजर्स. ये भी मैंने आपको बताया कि हमारा काम, इंटरनल ऑडिटर्स का काम मोर ऑफ अ फॉलो अप ऑडिट ऑफ स्टेट बैंक होता है. नो डाउट हमने सारे रिव्यूज करने होते हैं, लेकिन जो हमारा प्राइम एम्फसाइज होता है वो होता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज के ऊपर. प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूविंग द ऑपरेशंस ऑफ द बैंक इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस. क्या है कि हम सिर्फ वी आर नॉट जिसे कहते हैं कि हम सिर्फ महदूद नहीं रहते सिर्फ ऑडिट तक. हम फिर उसके ऊपर बेसिस के ऊपर अपनी ऑडिट रिपोर्टिंग के ऊपर हम एक रिकमेंडेशंस रिकमेंड करते हैं जो कि बैंक को दी जाती हैं. थोड़ा सा मैं आपको रिपोर्टिंग प्रोसीजर का भी बता दूं. जितने भी बैंक के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑपरेशंस हो गया, सेल्स हो गया, कंज्यूमर हो गया, ट्रेड हो गया, सब लोग रिपोर्टिंग होते हैं प्रेसिडेंट को. लेकिन एक ऑडिट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं, which doesn't report to president, they directly report to board of audit committee meeting को. So all our recommendations are जैसे कहते हैं conveyed to the authorities which needs to do decisions on the procedures. So इसलिए हमारी इफेक्टिवनेस बाकी डिपार्टमेंट से ज्यादा होती है क्योंकि हमारे बीच में लेयर्स ऑफ रिपोर्टिंग नहीं आती. डायरेक्टली जहां पे where it means वहां पे हम पहुंचाते हैं अपनी रिपोर्ट को. सो असिस्टिंग एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड. सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट का एक और फंक्शन भी होता है कि देखें, जब भी कोई बैंक का इंटरनल स्टाफ होता है, इफ बहुत एक मेरे वाले साहब ने कहा कि दो बंदे अगर बैंक में मिल जाए ना,
जी माइक म्यूट कर दें प्लीज। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि मेरे वाले साहब ने मुझे कहते थे कि 2 बंदे अगर बैंक में मिल जाए ना तो वो बैंक बेच सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ऑडिटर्स जाते हैं ना तो तब स्टाफ भी विजिलेंट हो जाता है, और अगर कोई ऐसी चीज हो, ऑडिट का ये भी काम है कि फ्रॉड को डिटेक्ट करना, ना सिर्फ डिटेक्ट करना, उसको रिपोर्ट करना और उसके ऊपर कंक्लूसिव और प्रोएक्टिव डिसीजंस लेना। For those purposes, the department conducts audits of all branches. हम सारे branches के audits भी करते हैं, subsidiaries of the banks throughout the country. Subsidiaries of the bank क्या होता है कि for example, जैसे कि for example मैं अपने बैंक की बात करूं तो हमारा ना सिर्फ JS बैंक है, हमारा JS इन्वेस्टमेंट्स भी है, हमारा JS ग्लोबल्स भी है, जिसमें हम शेयर कमोडिटीज को भी कमोडिटीज ट्रेडिंग भी करते हैं और शेयर ट्रेडिंग भी करते हैं। सो हम सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि हमने ऑडिट को करने है, एज अ होल हम JS ग्लोबल के ऑडिट भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट के ऑडिट भी करते हैं। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं जो कि लिंक्ड हैं हमारे बैंक के साथ, उनके भी ऑडिट करते हैं। ऑल बिजनेस सिस्टम्स, एप्लीकेशंस, प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, फंक्शंस एंड एक्टिविटीज विद इन द बैंक आर सब्जेक्ट टू ऑडिट्स। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, सो मच सो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका ऑडिट नहीं होता। बैंक्स के अंदर तमाम प्रोसेसेस का ऑडिट किया जाता है। नाउ ऑडिट की जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम ऑडिट करने जाते हैं तो उसमें कुछ फेजेस होते हैं जो कि एक इंटरनल ऑडिटर को फॉलो करना होता है। सबसे पहले किसी भी ब्रांच के या किसी भी डिपार्टमेंट के ऑडिट में जाने से पहले हम सबसे पहले करते हैं प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या चीज है? प्लानिंग में बेसिकली ये होता है जो मैंने आपको पहले भी रेफर किया था, सैंपलिंग, व्हिच इज स्मार्ट सैंपलिंग एंड रिस्क बेस्ड सैंपलिंग। रिस्क बेस्ड सैंपलिंग हम यहाँ पे करते हैं। फिर फॉर एग्जांपल उस ब्रांच की प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स क्या कि उनकी वर्किंग का और उनका कंट्रोल एनवायरनमेंट का आपको बहुत बेहतर तरीके से पता लगता है उनके प्रीवियस ऑडिट से कि कहां पे उनके लूप्स होल्स हैं, किन डिपार्टमेंट्स में उनकी कमियां हैं, खामियां हैं, वीकनेसेस हैं। आप वीकनेसेस वो जिसे कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस, इसी तरह ब्रांच का भी हम एनालिसिस करके जाते हैं कि किन रिव्यूज के ऊपर हमने सैंपलिंग को इंक्रीज करना है और किन रिव्यूज के ऊपर हमने सैंपलिंग को कम करना है। देन उसके बाद आ जाती है एग्जीक्यूशन। Execution means we physically go in that branch, perform all our tests which are designed by the bank. उन processes के ऊपर वो टेस्ट करते हैं और उनकी weaknesses को जो हमें आइडेंटिफाई थोड़ी सी की होती हैं वो हम उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करते हैं और उसकी रिपोर्ट कंपाइलिंग करते हैं। देन कम्स द रिपोर्टिंग। उसको ना सिर्फ रिपोर्टिंग में सिर्फ रिपोर्ट लेना नहीं, उनके रिस्पॉन्सेस भी लेने होते हैं। सो कोई भी फॉर एग्जांपल हमने 10 फाइंडिंग्स निकाली हैं तो 10 के ऊपर हम उनके रिस्पॉन्सेस लेंगे, व्हाट दे हैव टू से ऑन दोस फाइंडिंग्स। once the report is discussed with the auditee and the auditor, then report comes in finalization process. then वो रिपोर्ट प्रेजेंट होती है उन ब्रांच के स्टाफ को भी, उनकी टॉप मैनेजमेंट को भी एंड ऑडिट कमेटी को भी। एंड ऑडिट कमेटी एंड उनके जो ऑपरेशंस के स्टाफ होता है या जितने भी टॉप मैनेजमेंट होती है, देन दे हैव टू डिसाइड, दे हैव टू डू करेक्शन एक्शंस ऑन दोस फाइंडिंग्स कि क्या ये फाइंडिंग किसी की इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या नेग्लिजेंस की वजह से है या इंटेग्रिटी डाउटफुल है। जहां पे नेग्लिजेंस की वजह से है, दे नीड टू गिव देम मोर ट्रेनिंग, दे नीड टू चेंज स्टाफ, मे बी लोड ऑफ वर्क की वजह से दे नीड टू ऐड स्टाफ। अगर इंटेग्रिटी का सवाल है, दे नीड टू चेंज हिम, दे नीड टू रिमूव फ्रॉम they need to change the person from the seat, they have to remove the person from the seat. So ना सिर्फ रिपोर्टिंग तक हम महदूद रह जाते हैं, देन उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं उसका फॉलो अप भी करते हैं जब तक वो उसका रेक्टिफिकेशन न हो जाए। क्यों? उसकी वजह यह है कि इंटरनल ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं, एक इशू को हाईलाइट करते हैं, हम उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है। नहीं लेंगे तो जो गवर्नमेंट ऑडिटर्स होते हैं, विच आर स्टेट बैंक ऑडिटर्स, वो आए और उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे
तो देन उसके ऊपर वो पेनल्टी भी पड़ सकती है, बैंक को पीनल एक्शन भी हो सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉट जस्ट पॉइंटिंग आउट द इश्यूज, उसकी रेजोल्यूशन और उसकी रेक्टिफिकेशन भी इंश्योर करानी होती है. सो प्रोसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट के बारे में थोड़ा सा बता दें. डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाइड फॉर इंटरनल ऑडिट, यहाँ से हम शुरू करते हैं. पहले हम डिपार्टमेंट्स बताते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट्स ऑडिट करने हैं. इनिशियल ऑडिट परफॉर्म्ड, हम परफॉर्म करते हैं. डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्ड टू ऑडिट, जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि वो अपनी जो भी उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी होती है, रीजनिंग करनी होती है, या रेक्टिफिकेशन करनी होती है, या रेक्टिफिकेशन टाइम मांगना होता है, तो वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं. जो रेक्टिफिकेशन हो जाती है उसको हम रेक्टिफाइड मार्क कर लेते हैं और बाकी इश्यूज को हम आउटस्टैंडिंग रहने देते हैं, और उसको फॉलोअप में हम तब तक फॉलोअप करते रहते हैं जब तक वो रेक्टिफाई ना हो जाए. उसके बाद फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग रिकमेंडेशंस होती है. वी डोंट जस्ट गिव देम ऑडिट रिपोर्ट, हम जो समरी देते हैं उसमें अपनी रिकमेंडेशंस करते हैं कि ये लूप होल्स किस वजह से रहे और किस what corrective actions needs to be taken. Final report reviewed by audit and finance committee, वही मैंने आपको audit and finance committee, audit board committee होती है, वो audit भी review करते हैं और finance committee भी review करती है. Follow up 9 to 12 months after final audit reviewed. उसके बाद उसका follow up किया जाता है. 9 to 12 months तक का उनका follow up करके उनको rectification time दिया जाता है. कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि 9 to 12 मंथ्स में रेक्टिफाई नहीं हो सकती, फिर वो आउटस्टैंडिंग रहती है. और इस तरह प्रोसेस चलता रहता है. हर साल उस ब्रांच का या उस डिपार्टमेंट का ऑडिट होता रहता है और उसके ऊपर रिकमेंडेशंस दी जाती है. अब मैं आपको थोड़ा सा ऑडिट टाइप्स के बारे में बताऊंगा. ऑन साइट ऑडिट्स होते हैं हमारे, जिसमें ब्रांच ऑडिट्स होते हैं, एचओ एंड सब्सिडियरी ऑडिट्स होते हैं. मतलब ब्रांच का तो हर साल हमने हर बैंक के डिफरेंट पॉलिसीज हैं. कुछ once in 2 years करते हैं, कुछ once in 3 years करते हैं. कुछ की ऑडिट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ब्रांच की रेटिंग से एसोसिएटेड है. जैसे कि हमारे यूबीएल में ये होता है, जो सेटिस्फैक्ट्री ब्रांच होती थी, और अगर वो छोटे साइज की ब्रांच होती थी, चार्ली या डेल्टा ब्रांच होती थी, तो वो once in 3 years होती थी. अगर वो बड़ी ब्रांच होती थी सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग के ऊपर, तो once in 2 years होती थी. और जो मार्जिनल या अनसेटिस्फैक्ट्री ब्रांचेस होती थी, ऑडिट की रेटिंग भी हमने डिफाइन की हुई है. डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट रेटिंग्स है. यूबीएल और जेएस बैंक की यही सेटिस्फैक्ट्री, मार्जिनल, अनसेटिस्फैक्ट्री रेटिंग्स है. इसी तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड में 1 2 3 4 5 होती है. डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट ग्रेड्स हैं, जिसे कहते हैं, वो डिफरेंट तरीके से रेटिंग करते हैं. लेकिन कमिंग बैक टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रांच, जो मेन हब ब्रांच होती थी यूबीएल में, वो हम एवरी ईयर करते थे. इसी तरह जेएस बैंक में हर ब्रांच हर साल होती है. एनआईबी में भी जो सेटिस्फैक्ट्री ब्रांचेस होती थी उसको once in 2 years करते थे. कुछ कोविड की वजह से हमारी ब्रांच फ्रीक्वेंसीज चेंज हो गई हैं. अब क्योंकि मोर देन 6 months जो थे हम ऑफ साइट ऑडिट करते रहे, तो उसकी वजह से ऑन साइट ऑडिट हमने 6 months तक नहीं किया. रिसेंटली हमने उसको दोबारा स्टार्ट कर दिया. देन कमिंग टू द सेंट्रल ऑडिट्स, ऑडिट ऑफ ऑपरेशंस एंड ट्रांजैक्शंस, प्रोसेस ऑडिट्स, इंटरनल फ्रॉड डिटेक्शन. हम ना सिर्फ ऑडिट करते हैं बल्कि स्पेशल असाइनमेंट, स्पेशल रिव्यू पे भी जाते हैं. हम प्रोसेस का ऑडिट भी करते हैं. हम फिर डिफरेंट ब्रांचेस में जो हमें लगता है कि जो वीक, जिसे कहते हैं कंट्रोल्स, जिस ब्रांच के वीक है, हम वहां पे जाते हैं. ऑन सरप्राइज ऑडिट भी, अदर देन एनुअल ऑडिट भी जाते हैं, सो दैट हम जज कर सके या कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, वो डिटेक्ट कर सकते हैं. फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज ऑडिट्स भी होते हैं हमारे आईटी ऑडिट्स भी होते हैं. आईटी प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस की ऑडिट होते हैं. डिफरेंट बैंकिंग एप्लीकेशन, जैसे हमने एम्प्लॉय बैंकिंग शुरू की हुई है, वो एक टोटली डिफरेंट सेगमेंट है और उनका सॉफ्टवेयर भी टोटली डिफरेंट. हम रिसेंटली मैंने उसका ऑडिट भी किया है. सब्सिडरी आईटी ऑडिट्स भी होते हैं. कुछ आउटसोर्स भी की होती हैं हमने चीजें, उनके भी ऑडिट्स होते हैं. फिर रिस्क मैनेजमेंट ऑडिट्स होते हैं. जितना भी हमने कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट का लोनिंग की होती है, उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट ऑडिट्स भी होते हैं. कितना रिस्की हमारा लोन है, कितना कम रिस्की हमारा लोन है, वो हमने उस चीजों को असेस करना होता है.
देन ऑडिट की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, ऑपरेशन ऑडिट्स हैं, फंक्शनल और फाइनेंशियल ऑडिट्स हैं, आईटी ऑडिट्स हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट्स भी होते हैं, मैनेजरियल ऑडिट्स भी होते हैं, फिर कंप्लायंस ऑडिट्स भी होते हैं, गवर्नेंस ऑडिट भी होते हैं। अब आ जाए प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट, हम ब्रांचेस में जाते हैं, हम किसी के सिस्टम को, किसी के प्रोसेसेस को और किसी की इंटेग्रिटी को डाउटफुल करते हैं। सो हम वो तब कर सकते हैं जब हम खुद कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सबसे क्रक्स है फॉर एनी ऑडिटर। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। सो क्या प्रिंसिपल्स, एक ऑडिटर्स को प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी इंटेग्रिटी, उसको उसके खुद की इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है। अब इंटेग्रिटी पे मैं वी ऑल नो व्हाट इंटेग्रिटी इज, इसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फेयर प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल, रिगार्डलेस मुझे कोई बंदा पसंद है या नहीं पसंद है, कोई बंदा विद पैसेज ऑफ टाइम, आप कुछ लोगों से आपकी एसोसिएशंस अच्छी हो जाती हैं, कुछ लोगों से नहीं भी होती है। क्यों? क्योंकि आप भी पार्ट ऑफ बैंक है, लेकिन when you are on assignment you need to present fairly what the true picture is. That is very important. मैं किसी की biasness नहीं होनी चाहिए आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, और किसी की फेवर नहीं होनी चाहिए। तो फेयर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटर्स। ड्यू प्रोफेशनल केयर, प्रोफेशनल केयर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी जगहों पे हमने ये भी देखा है, मेरे अपने खास तौर पे मैं इसमें कोट करूंगा यूबीएल का नाम। यूबीएल में थोड़ा सा वो जो जैसे कहते हैं पुराना कल्चर है, वहां पे ऑडिटर वाज कंसिडर्ड टू बी, मतलब जैसे थानेदार जिसे कहते हैं वो कंसिडर होता था। सो विद पैसेज ऑफ टाइम एज द न्यू जनरेशन केम इनटू बैंकिंग, इस इमेज को बहुत मुश्किलों से चेंज किया गया है, बहुत मुश्किलों से चेंज किया गया। प्रोफेशनली आपने, चाहे वो एक रीजनल हेड क्यों ना हो, चाहे वो बैंक का गार्ड क्यों ना हो, आपने हर एक से प्रोफेशनली एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट ट्रीटमेंट करनी है। किसी के अंदर किसी की ट्रीटमेंट में फर्क नहीं आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप लोगों से सही तरीके से फेयर ट्रीटमेंट करें, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन कि मैं किसी ब्रांच में जाऊं और उनके काम को क्रिटिसाइज करूं और वो थैंक यू भी कहें, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से लोगों को बताएंगे, समझाएंगे और उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करेंगे, प्रोफेशनल केयर के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, then things will be easier for you. Then सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि ऑडिट को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। अगर वो न्यूज, फॉर एग्जांपल एक रिपोर्टिंग है, एसटीआर रिपोर्टिंग है किसी कस्टमर की, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की है हमने अथॉरिटीज को, सो अगर वो कस्टमर को पता लग जाएगा तो दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर बैंक एज वेल, and customer will make a fuss of it. So confidentiality is very important कि आपको जो भी issues हैं वो आप तक ही पता है, और किसी ऑडिटी को या आपके टारगेट जो हमारे केस में ऑडिटी हमारे कस्टमर्स है, आपके कस्टमर्स को उसके बारे में नहीं पता लगना चाहिए। फिर इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का इन्फ्लुएंस अगर ऑडिट पे होगा तो ऑडिट अपना फंक्शनल जो फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेगा। किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। इसी वजह से सारे बैंक्स ने ये किया है कि जो भी इंटरनल ऑडिट होता है वो डायरेक्टली बोर्ड कमेटी को रिपोर्टिंग होता है, दे आर नॉट रिपोर्टेड टू प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को रिपोर्टेड होंगे तो प्रेसिडेंट का काम है बिजनेस जनरेट करना, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस जनरेट करना और इश्यूज को देखना। वहां पे वो जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, वो अपने बिजनेस को देखेगा और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को जिसे कहते हैं इग्नोर कर देगा, या इमीडिएट एक्शन जो प्रॉम्प्ट एक्शन होता है वो नहीं लेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक इंटरनल ऑडिटर का होता है वो एविडेंस बेस्ड अप्रोच होती है। एविडेंस बेस्ड अप्रोच क्या, मैं आपको कोई फाइंडिंग लगा देता हूँ, आई नीड टू हैव एविडेंस टू डिफेंड माई फाइंडिंग, अदरवाइज मुझे वो फाइंडिंग डिलीट करनी पड़ेगी। या कोई भी इशू मैं हाईलाइट करता हूं उसका एविडेंस होना जरूरी है,
ऑडिट में हम अक्सर ब्रांचेस में कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं हमने फलानी अप्रूवल ले ली, और ऑडिट हमेशा उनसे कहते हैं ओके आपने अप्रूवल लिया, उसका एविडेंस दिखाएं, आपके पास एविडेंस क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम उनसे एविडेंस मांगते हैं तो हमने भी जो एक्सेप्शंस लिखी हैं या जो भी इश्यूज हाईलाइट किए हैं उसका एविडेंस हमारे पास भी होना चाहिए। एविडेंस के बगैर ऑडिट की फाइंडिंग या कंक्लूजन्स बेसलेस होंगी। सो बेस बनाने के लिए एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा अब मैं ये तो थोड़ी सी ब्रीफ हो गया सेशन के बारे में। अब मैं फर्दर कोई क्वेश्चन आंसर्स, किसी ने कोई क्वेश्चंस पूछने हो वो मैं लेना चाहूंगा, और अगर कोई अनम कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी बता सकती हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी आपने प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। सर मुझे एक चीज़ जाननी है, मुझे आप बताएं कि जो प्रैक्टिकल आपका कभी एक्सपोजर हुआ कि कोई आपने फ्रॉड आइडेंटिफाई किया हो ऑडिट करते हुए किसी ब्रांच में, कोई इस किस्म का सिनेरियो कभी आपने फेस किया हो? जी काफी कुछ फेस किया हुआ है, ना सिर्फ फ्रॉड्स फेस किए हुए हैं बल्कि कुछ जगहों पे तो थ्रेट्स भी फेस किए हुए हैं, कुछ जगहों पे प्राइस भी फेस की हुई है, बड़ा कुछ फेस किया हुआ है। मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा। व्हेन आई जॉइंड यूबीएल बैक इन 2007, तब यूबीएल 97 तक एक सरकारी बैंक की तरह चल रहा था। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हुई, प्राइवेटाइजेशन से पहले सो मच सो 97 में प्राइवेटाइजेशन हुई, लेकिन 2007 में मैंने ज्वाइन किया तब भी मैनुअल ब्रांचेस थी। बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी थी जिसमें सिस्टम नहीं थे, वो पिंक लेजर और ब्लू लेजर्स होते थे। सो वहां पे ऐसी एनवायरनमेंट में जहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होता, वहां पे बहुत मुश्किल होता है फ्रॉड डिटेक्ट करना। खैर मैं एक कोट करना चाहूंगा कि भक्कर ब्रांच में एटीएम में हमने जब कैश चेक किया तो उसमें हमें कैश में ऐसा लगा कि कुछ फर्क है। देन फर्क उन्होंने कहा गलती से फर्क रख दिया गया है और वो रिकंसाइल हो जाएगा। देन हमने उसकी जीएल्स की रिकंसिलिएशन करना शुरू की। जब हम पीछे जाते रहे तो पता लगा कि 5 साल से 3 लाख रुपए का डिफरेंस कंटिन्यूसली चलता आ रहा था, जो कि किसी ने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मैनुअल बैंकिंग थी और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो जैसे कहते हैं बहुत मुश्किल काम है। मैनुअल आपको पता है बहुत डिफिकल्ट रिकंसिलिएशन हो जाती है। सो वो एक इंस्टेंस, वो मेरी लाइफ का पहला फ्रॉड था जो कि हमने पकड़ा था। उसी यूबीएल में ये होता था कि यूबीएल में हम किसी भी एरिया में जाते थे तो उसकी कोई 20 से 25 ब्रांचेस करके आते थे। फॉर लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स हम वहीं पे रहते थे। फिर उसी ही हब की एक और ब्रांच थी, कुनरी ब्रांच। वहां पे क्या सिस्टम था, वहां पे जब भी हम ऑडिटर जाता था तब सिस्टम ऑन, जनरेटर ऑन कर देते थे। जब भी कोई कस्टमर आता था ना तो जनरेटर ऑफ कर देते थे, कहते थे बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं। सो उसको प्रोब करने के लिए मुझे लगा जैसे कि कोई मसला है इस ब्रांच में, वी नीड टू सी, थोड़ा सा उसको चेक किया। जब उसकी चेकबुक्स देखी तो उसमें देखा गया कि फोर्ज सिग्नेचर्स हुए हुए थे। फिर क्या हुआ कि जाके बाहर देखा तो वो ब्रांच मैनेजर ने गार्ड से मना किया था कि किसी भी कस्टमर को अंदर नहीं आने देना, क्योंकि हमारा 1-2 दिन का विजिट होता है, तो जब ये ऑडिटर्स चले जाएंगे तब हम कस्टमर्स को डील करेंगे। जब हम बाहर गए तो वहां पे कोई 3-4 कस्टमर्स जो थे ना वो गार्ड के फिर रहे थे। तो मैंने कहा कि क्या हुआ है? वो सर अंदर नहीं आने दे रहे सन। मैं कहा यार अंदर आने दो, अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? वो जैसे ही अंदर आए, आते साथ ही मैंने सबसे पहले मुझे लगा कि जैसे पैरेलल बैंकिंग का कोई केस है। मैंने उनसे कहा कि हाँ जी आपका क्या इशू है? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हमने विड्रॉल करानी है चेक की। जब मैंने उनके अकाउंट को देखा तो उसमें डिपॉजिट ही नहीं था। और वहां पे पैरेलल बैंकिंग क्या हो रही थी? पैरेलल बैंकिंग थोड़ा सा बता दूं क्या होता है। पैरेलल बैंकिंग होती है कि बैंक के अंदर ही एक स्टाफ ने एक और बैंक खोला हुआ है, यानी आप पैसे जमा कराने आ रहे हैं, वो आपके अकाउंट में नहीं जमा करते, अपने पास रख लेता है। आपकी वो मैनुअल अपना रजिस्टर में एंट्री कर देता है कि इतने पैसे आपसे लिए। जब आपको जरूरत होती है किसी और के पैसे आपको दे दिए जाते हैं। और उसी तरह बैंक के अंदर एक उसने छोटा बैंक बनाया होता है। खैर वो जब मैंने उसके सिस्टम को देखा तो सिस्टम में उसकी एंट्री नहीं थी। अभी हम जैसे ही वो कस्टमर एंटर हुआ, बीएम बाहर भाग गया। बीएम बाहर भागा, हमने कहा, वो आरएम ने कहा कि वो विजिट करने गए हैं किसी ब्रांच के। जब वो बाहर भागा तो उसके बाद बीएम दोबारा आया नहीं। जब वो जब हमने सारी उसकी
जो प्रोबिंग की, इन द एंड जो टोटल फ्रॉड था वो कोई 300 मिलियन की ब्रांच थी, जिसमें से 156 मिलियन उसने पैरेलल बैंकिंग की हुई थी। लोगों के पैसे आप बैंक के साथ वाले जगह पे वो मैचेस में फिक्स करता था कि शायद मुझे पैसे वापस आ जाएंगे और मैं बैंक के लोगों के पैसे पूरे कर लूंगा। सो बहुत सारी ऐसी रियल थ्रेट्स भी मिले। एक जगह पे एक फ्रॉड पकड़ा, वहां पे उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से आप जाते हैं यहाँ पे हमने बंदा मार दिया, तो बंदे का पता भी नहीं लगना। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस में और डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस में हैंडल भी करना पड़ता है। बहुत सारी केसेस ऐसे हुए। फिर बहुत सारी जगहों पे ब्राइब भी करने की कोशिश की गई, लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप उस वक्त तो फॉर टाइम बीइंग आपको तो बहुत बेनिफिशियल लगता है, लेकिन लेटर ऑन you also become part of that fraud. So it is very important, मैंने जैसे पहले भी कहा, एक ऑडिटर की इंटेग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हम क्योंकि अथॉरिटेटिव पोजीशन में होते हैं तो हमारे चांसेस ऑफ बीइंग एक्सपोज भी ज्यादा होते हैं। बहुत सारे चाहने वाले भी होते हैं आपके, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि दे हेट यू लाइक एनीथिंग। सो आपको बड़ा प्रिसाइज और बड़ा जैसे कहते हैं महदूद रहना पड़ता है, ताकि कोई ऐसा इशू ना आए जिससे कल को आपकी इंटेग्रिटी के ऊपर डाउट किया जाए या आपकी बायसनेस ना शो हो। बिल्कुल सर, जब ऑडिट डिपार्टमेंट ऐसे है बिकॉज आप जो चीज़ों को रेक्टिफाई करा रहे होते हैं, जब क्रिटिसिज्म को लेना मतलब उसको इतना आसान नहीं होता, तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे ऑफेंड भी हो जाते हैं समटाइम्स जब आप उनको करेक्ट कर रहे होते हैं। क्रिटिसाइज किसी को करना भी बहुत आसान नहीं होता। मतलब आई मीन इट्स हमारा काम सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं है, हमारा काम ये है कि क्रिटिसाइज करके उनको मोटिवेट भी करना है, वो ताकि देखें आपको, मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूँ यार तुम सारा कुछ तुम सही नहीं, यू आर नॉट कंडक्टिंग द सेशन प्रॉपर्ली, मैं आपको क्रिटिसाइज करता रहूंगा ना, तो फिर आपका मोरल डाउन होता रहेगा। दिस इज वन वे। अनदर वे इज कि लुक यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग राइट, इसको इस तरह कर लो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारी रोल्स में नहीं है, ये हमारी जीडी में नहीं है, लेकिन गाइडेंस देना जैसे कहते हैं हमारा वो क्या कहते हैं प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन हमें गाइड करते रहना चाहिए लोगों को, ताकि बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर सके। बिल्कुल सर, ऐसे ही सर एक चीज़ और मुझे जाननी है। जैसे अभी आपसे हमने सारी चीज़ें सुनी, सारी आपकी प्रेजेंटेशन देखी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और मतलब एक बड़े ध्यान से और अटेंटिव तरीके से हम इस चीज़ को सुन रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि एज एन ऑडिटर आपने इतना टाइम लगाया है इस ऑडिट डिपार्टमेंट में, और अब माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे भी हैं। तो एज एन ऑडिटर अगर कोई, जैसे अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर ऑडिट में कोई करियर बनाना चाहता है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू सजेस्ट कि हाउ इट इज लाइक, मतलब कैसा है ये फील्ड? एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा सर, एक्सक्यूज मी, मैं बदर बाटू 5th सेमेस्टर बीबीए से। सर जैसे मैम ने पूछा कि हम लोग इसमें कैसे अपने करियर को, आप कैसे इस करियर में अपने आप को इस देखते हैं, और मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें करियर प्रोग्रेसिंग जो हो रही है लास्ट 10 ईयर से, और आने वाले वक्त में हमारे लिए इंटरनल ऑडिट और इससे रिलेटेड मतलब कैसी मैनेजिंग जो है ना हमारे लिए ये चीज़ अच्छी है कि हमें इसमें अगर आ जाएं तो मतलब इस चीज़ को हम अडॉप्ट करना चाहें तो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, इस चीज़ के बारे में भी हमें स्टूडेंट्स को गाइड करेगा। देखें हर डिपार्टमेंट के ना, देखें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू परस्यू किसी भी लाइन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मेरा थोड़ा सा अगर आप एजुकेशन बैकग्राउंड देखें, मैंने बीएससी ऑनर्स किया, उससे पहले कंप्यूटर साइंसेज में बहुत एक्टिवली मैं इंटरेस्ट लेता था, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद एंड फाइनेंस पढ़ने के बाद थोड़ा सा मेरा ऑडिट की तरफ और बैंकिंग की तरफ इंटरेस्ट बना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अपने केस में तो ये बात करूंगा कि किसी भी फॉर एनीवन उसके लिए उसके फादर जो होते हैं सबसे पहले हीरो होते हैं। इसी तरह मेरे लिए भी मेरे फादर थे। 45 इयर्स मैंने अपने फादर को बैंकिंग करते हुए देखा, लेकिन उस वक्त की बैंकिंग बहुत डिफरेंट थी और बहुत अच्छी बैंकिंग थी, बहुत अच्छी बैंकिंग करते हुए देखा, लेकिन प्रेशर कम होते थे। रिसेंटली बैंकिंग इंडस्ट्री में थोड़े से प्रेशर जरूर इंक्रीज कर गए। अब आ जाए आप पर्सनली क्या परस्यू करना चाहते हैं। देखें अगर आप प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो लोग कहते हैं प्रोग्रेशन नहीं होती, नहीं। इफ यू वर्क, कहीं पे भी आप काम करेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, इफ यू वर्क विद योर हार्ट, अपना दिल लगा के काम करें, अपने प्रॉपरली काम को चीजों को सीखें,
देखिए, मैं एमटीओ प्रोग्राम में यूपीएल में आया था और मैंने एमबीए किया था। एमबीए के बाद मेरे पास बैंकिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। अब वहां पे अगर मैं बैंकिंग यूबीएल में अगर मैं जाता, मैं कहता यार पहले 1 साल तो मैं जरा सुकून करूंगा ना, पहले सिस्टम को समझूंगा। कुछ लोग मेरे साथ और भी आए थे, वो सिस्टम को समझते रह गए। मैंने आई टुक द इनिशिएटिव, मैंने खुद चीजें पढ़ना शुरू कर दी। उनके लिए फर्स्ट ऑडिट 10 महीने बाद हुआ, मुझे फर्स्ट ऑडिट 2 महीने बाद भेज दिया गया। सो फील्ड का एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कैरियर ग्रोथ की बात करेंगे, मैं किसी की क्या बात करनी है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने OG3 जो कि सबसे लोएस्ट ग्रेड होता है बैंक में, वहां से स्टार्ट किया था। अब मैं AVP2 हूं विद इन 13 ईयर्स। अगर आप मेरे कैरियर को देखें, अगर मेरे नंबर ऑफ ईयर्स को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी प्रोग्रेशन मैंने की है, मैं अपने बैचमेट्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रिटेल में, जो कि सेल्स में रहे हैं। आई एम एट पार विद देम। जिस ग्रोथ लेवल को उन्होंने अचीव किया, उसी ग्रोथ लेवल को मैंने अचीव किया। इट्स ऑल अबाउट व्हाटएवर यू वांट टू परस्यू इन योर लाइफ, गिव योर 100% टू इट। कोई फर्क नहीं पड़ता, आइदर इट्स ऑडिट डिपार्टमेंट, आइदर इट्स ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, आइदर इट्स सेल्स डिपार्टमेंट। अगर आप प्रॉपरली विद योर 100% आप उस काम को नहीं करेंगे, आप उसमें सक्सीड नहीं कर सकते। देयर नो फ्री लंचेस, देयर नो शॉर्टकट्स। आपने काम करना है और काम आज नहीं तो कल। इनिशियली यूबीएल में इट वाज सच अ बिग बैंक। उस वक्त जब मैंने ज्वाइन किया था 1500 ब्रांचेस होती थी। 1500 ब्रांचेस में कोई 100 से लेके 200 तक के फ्रॉड्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर होते थे। लेकिन एक उस वक्त किसी ने रिकंसिलिएशन के बारे में नहीं सोचा था। मैं जैसे आपको अपनी लाइफ का पहला फ्रॉड जो पकड़ा था वो एटीएम रिकंसिलिएशन की तरफ पकड़ा था। कोई भी रिकंसिलिएशन के ऊपर हाथ नहीं डालता था। मैंने रिकंसिलिएशन की और उसका रिवॉर्ड मुझे मिला। और रिवॉर्ड, अगर मैं कहूं, रिवॉर्ड ना सिर्फ मिला बल्कि 10 मंथ्स के अंदर अंदर मेरी फर्स्ट प्रमोशन हो गई थी यूबीएल में। आई वाज प्रमोटेड एज ग्रेड 2। सो इट्स नॉट अबाउट ऑडिटिंग, इट्स नॉट अबाउट ऑपरेशंस डिटेल्स। ये बात नहीं है। जहां पे भी आपने काम करना है, आपने अपना 100% देना है। अगर 100% नहीं देंगे तो फिर वो उसके ऊपर फिर आप ये नहीं कह सकते कि ऑडिट की वजह, लाइन में आने की वजह से आई कुड नॉट सक्सीड या आई कुड नॉट एक्सेल एज आई प्लान्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपने अपने जो भी कैरियर ग्रोथ होती है ना, उसमें छोटे छोटे टारगेट सेट करने होते हैं। आपने देखिए, टारगेट्स 2 किस्म के होते हैं, एक मॉनेटरी बेस्ड होते हैं, एक डेजिग्नेशन बेस्ड होते हैं। इनिशियल ईयर्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉनेटरी के साथ, मॉनेटरी ज्यादा है, जैसे कहते हैं ना 60% मॉनेटरी बेस्ड होते हैं, 40% पोजीशन बेस्ड होते हैं। रादर 70% मॉनेटरी बेस्ड होते हैं, 30% पोजीशन होते हैं। क्योंकि उस वक्त पोजीशन लेना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त आप लर्निंग फेज में होते हैं। उसके बाद विद एज यू ग्रो, एज यू मूव फॉरवर्ड, फिर आपका मॉनेटरी से ज्यादा पोजीशन बेस्ड ऑडिट हो जाता है, पोजीशन बेस्ड कैरियर हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे वाले साहब ने मुझे की थी, और वही मैं सब लोगों से करूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि बी लॉयल टू योर जॉब, बी लॉयल टू योर जॉब। मैं ये कहूंगा कि डोंट जस्ट बी लॉयल टू योर जॉब, बी लॉयल टू योरसेल्फ। आप अपने साथ लॉयल होंगे तो आप हर अपने चीज के साथ, अपने कैरियर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सब लोगों के साथ लॉयल होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कैरियर को लेके किस तरह चलते हैं। आपने अपने स्मॉल टारगेट्स रखने हैं और उनको अचीव करना है। जब आप छोटे छोटे टारगेट्स अचीव कर लेंगे, इन द एंड आफ्टर 10 इयर्स आप अपने आप को एक बहुत रीजनेबल जगह पे अपने आप को देखेंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव। कैरियर ग्रोथ, आप कहें कि कैरियर परस्यू करना चाहिए, बिल्कुल परस्यू करना चाहिए। जितनी लर्निंग, जितनी एक्सपोजर, जितना अथॉरिटी, जितना इंटरेक्शन विद पीपल, इंटरेक्शन विद डिफरेंट कल्चर्स ऑफ पीपल। आई मीन आई ट्रैवल फ्रॉम सादकाबाद टिल गिलगित बल्तिस्तान। अब यहाँ पे रीजन्स तो 4 हैं, 4 प्रोविंसेस हैं, लेकिन लेट मी टेल यू जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स हैं वो शायद 200 भी कम होंगे। मैं अगर आपको ये कहूँ, डिफरेंट कल्चर्स हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा है। एक्सपोजर, एक एग्जांपल देता हूं कि माय ब्रदर इज वर्किंग इन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट इन अनदर बैंक।
उसका एक्सपोजर का लेवल और मेरे एक्सपोजर का लेवल जमीन आसमान का फर्क है। जी अनम। अच्छा सर, एक और मेरे दिमाग में एकदम से सवाल आ गया आपकी डिस्कशन सुन के। सर देखिए, अभी आपने हमें ये बताया कि फील्ड वर्क मैटर्स अ लॉट, कि आपको एक्सपोजर मिलता है, आपने बहुत ब्रांचेस को विजिट किया, डिफरेंट रीजन्स में आप गए। अभी में जो कोविड का के सर्कमस्टांसेस हैं, जिनमें मतलब एक सॉर्ट ऑफ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम क्वारंटीन एक तरह से हो गए हैं, मतलब विद इन बैंक्स में या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही हैं, और इस तरह से मोबिलिटी कम हो गई है। तो उसमें कैसे आपको लगता है कि मतलब अब आप कैसे, क्या मैकेनिक्स क्या चेंज हुए हैं ऑडिट के इन ये न्यू नॉर्मल में? इस एक साल ने ऑडिट के मैकेनिक्स और सारा कुछ ही, सब कुछ ही चेंज कर दिया। थोड़ा टोटली अप्रोच हमारी डिफरेंट हो गई इस कोविड के दिनों में। थोड़ा सा कुछ बैंक्स ने बहुत अच्छा जैसे इनिशिएटिव लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बैंक ने क्या किया कि सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जो ब्रांचेस में होते थे, वो स्कैन करना शुरू कर दिया। एक सॉफ्टवेयर परचेज किया। अब हमने ड्यूरिंग कोविड क्या किया कि उसमें इफेक्टिवनेस उतनी नहीं रहती, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। हम फाइनेंशियल लॉस से बच सकते हैं। हमने ऑफ साइड, इन 6 महीनों में हमने ऑफ साइड ऑडिट किया। ऑफ साइड ऑडिट में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, क्योंकि आपको थ्रू ये टेक्नोलॉजी आपको डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, और डाउनलोडिंग में टाइम आपको पता है ज्यादा लगता है। सो ये नहीं हुआ कि हम हाथ रख के बैठे रहे, वी वेटेड फॉर कोविड टू गेट ओवर, लेकिन हम इसका ऑफ साइड ऑडिट करते रहे, जीएल्स को रिव्यू करते रहे, फिर हमने कुछ एक्सपेंसेस के देखते रहे। बहुत सारी चीजें हमने इस कोविड के दिनों में, उसने जो बैंक को 4 से 5 साल लगने थे जिन चीजों को अडॉप्ट करने में, कोविड ने कुछ जल्दी चीजें करा दी, एंड फॉर गुड जल्दी चीजें करा दी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि विच वाज रिक्वायर्ड इन एवरी बैंक। अब आई डोंट नो अबाउट अदर बैंक्स, उन्होंने क्या किया, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने लिटरली छुट्टियां करके वो घर में बैठे रहे, बिकॉज उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं था। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे बैंक के पास ऐसा सिस्टम था जिससे हम ऑफ साइट रिव्यू कर सकते थे। तो हम ड्यूरिंग कोविड के दिनों में तो हमारे वर्किंग आवर्स ज्यादा हो गए थे, क्योंकि वो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता था और चीजें रिव्यू करनी भी जरूरी थी। तो ये हर बैंक का डिफरेंट इनिशिएटिव है, लेकिन हमारे बैंक ने तो बहुत कुछ सीखा कोविड से, और बहुत सारी चीजें हमने अडॉप्ट की, हमने उसके ऊपर वर्किंग की और काफी चीजों को बेहतर किया। लेकिन अब सिंस लास्ट 2 मंथ्स हम दोबारा ऑन साइट ऑडिट शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी कुछ हमारी भी मीडियम साइज, लार्ज साइज ब्रांचेस होती हैं, कुछ लार्ज साइज ब्रांचेस होती हैं जिसके ऊपर वी कैन नॉट टेक चांसेस ऑफ साइट करने का। सो हमने फिजिकली विजिट करना शुरू कर दिया है ब्रांचेस को रिसेंटली। कोई 2 मंथ्स हो गए, हम 2 मंथ से विजिट कर रहे हैं, ऑल्दो हमने सारी ब्रांचेस विजिट नहीं की। ठीक है सर, एक चीज मुझे बताइएगा कि जैसे अब यूबीएल और आपका एक्सपोजर है, मतलब माशाल्लाह यूबीएल में आपने काम किया और भी जेएस बैंक में आप काम करें, तो अगर हम देखें यूबीएल इज अ काइंड ऑफ मेच्योर बैंक, मतलब काफी मेच्योर बैंक है वो, और उसके मुकाबले में जेएस बैंक को देखा जाए तो जेएस बैंक इज अ ग्रोइंग बैंक। जी जी। अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो आपको क्या ऑडिट में इन दोनों बैंक्स में काम करके फर्क कुछ महसूस हुआ? मतलब क्या आपको लगता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन वर्किंग इन अ मैच्योर बैंक एंड देन वर्किंग इन अ ग्रोइंग बैंक? डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी चीज नजर आती है आपको? देखिए, मैच्योर बैंक, नो डाउट मैच्योर बैंक यूबीएल है, लेकिन यूबीएल का देखें, यूबीएल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत बड़ा बैंक है। आप फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं ऑडिट में काम कर रहा हूं, ऑपरेशंस में काम कर रहा हूं, तो मैं सारी जिंदगी ऑपरेशंस ही करता रहूंगा, मैं ऑपरेशन से ही रिटायर हो जाऊंगा और कभी मुझे दूसरे डिपार्टमेंट का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। मेरे लिए सिर्फ ऑडिट करना इज नॉट माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। मेरे लिए, फॉर मी, मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट ऑडिट। सो जो छोटे बैंक में था, मैं ऑपरेशंस का ऑडिट कर रहा था, 2 साल 2.5 साल में उधर रहा, मैं उसी का ऑपरेशंस करता रहा, मैं ऑपरेशंस का ऑडिट करता रहा, ऑपरेशंस का ऑडिट करता रहा, और कुछ किसी और जगह पे मुझे एक्सपोजर नहीं मिला। देन आई केम टू एनआईबी। एनआईबी में क्या था, एनआईबी में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज थे, जस्ट लाइक यूबीएल। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कराची मॉनिटर थे,
वहां से ही ऑडिट कर, वो जो सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट थे या जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स थे, वो सारे ऑडिट कराची से कंडक्ट होते थे, लाहौर वालों को एक्सपोजर नहीं मिलता था। अब मैं अगर जेएस बैंक की बात करूं तो यू नेम एनी डिपार्टमेंट, वहां पे मुझे एक्सपोजर मिला है, चाहे वो एग्री का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट का डिपार्टमेंट हो, चाहे कैट का डिपार्टमेंट हो, क्योंकि सब डिपार्टमेंट्स इधर लाहौर में भी अवेलेबल है। एक्सपोजर के वाइज जो कुछ मुझे जेएस ने सिखाया है वो यूबीएल ने नहीं सिखाया। हाँ, यूबीएल ने क्या सिखाया? यूबीएल ने सिखाया एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर आपने काम किस तरह करना है, एक्सट्रीम प्रेशर को हैंडल किस तरह करना है। ये चीजें यूबीएल ने बहुत सिखाई कि आप काम करते रहे फिर भी आपके काम को एक्नॉलेज ना हो, फिर भी आपने काम करना है। सो बहुत डिफरेंट कल्चर्स हैं। यूबीएल का जिन दिनों में मैंने वहां पे ज्वाइन किया था, तब ट्रांजिशन का पीरियड था। बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट में देवर लाइक 35 लोगों का डिपार्टमेंट था उस वक्त यूबीएल में। पूरे सेंट्रल मोर देन 600 ब्रांचेस वर मॉनिटर्ड बाय 35 पीपल। सो उस वक्त 35 में से 21 जो थे वो पुराने वो लोग थे जो जिनके 2 साल रह गए थे रिटायरमेंट के। सो आप किन लोगों, उनके पास नॉलेज बहुत थी लेकिन दे वर नॉट विलिंग टू डू वर्क। उन्होंने आखिरी साल थे, उन्होंने कहा था सुकून से काम करेंगे। आपको ना सिर्फ उनके हिस्से का काम भी करना है, क्यों? क्योंकि अगर आप काम उनके हिस्से का नहीं करेंगे तो वो आपको नॉलेज नहीं देंगे। आपने काम सीखना है तो यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर इट। सो अगर मैं कहूं कि जो कुछ सीखा है वो यूबीएल से सीखा है, और जो सीखा उसके ऊपर जो बेनिफिट लिया है वो मैंने जेएस बैंक से लिया। एक्सपोजर बहुत ज्यादा था जेएस बैंक। जी बिल्कुल। सर डॉक्टर अयाज, आप कुछ पूछना चाहेंगे या कोई स्टूडेंट में से अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज। जी मैडम, माशाल्लाह जवाद साहब ने बहुत चीजें बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हैं, और नो डाउट इनके जो एक्सपीरियंस है दोनों बैंक्स का, उससे इनकी बहुत सारी जो लर्निंग हुई है वो इन्होंने शेयर की। और बस एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कि फर्स्ट हम जो है वो लर्निंग फेज की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम अर्निंग फेज की तरफ जाते हैं। तो बीइंग स्टूडेंट जब आप अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करेंगे तो आपने अर्निंग को नहीं देखना, स्टार्ट में आपने देखना है कि आपकी लर्निंग कहाँ पे हो रही है। आपकी जितनी लर्निंग होगी फ्यूचर में वो आपके लिए अर्निंग का जो है वो सोर्स बनेगा। तो आपको जो है, जो स्टूडेंट पूछे थे कि बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन करें ना करें क्या करें, तो आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले और आपको लगे कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेटर है तो आप जरूर उसको अवेल करें। और बाद में बंदा स्विच करता है, मूव करता रहता है, नेक्स्ट जो आप मूव करते जाते हैं आपको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है। तो जवान साहब, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन भी था मेरे माइंड में, मैंने क्या पूछ लूं कि जो अब आजकल हमारा सिस्टम है कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया है मेजॉरिटी बैंक्स ने, ऑलमोस्ट सब बैंक्स ने, तो क्या इससे जो एरर और फ्रॉड के चांसेस हैं वो कम हुए हैं, या कि आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, या इससे इंक्रीज हुए हैं? सर सिस्टम्स में पता क्या, देखें जो कंप्यूटराइजेशन से क्या हुआ है, पहले फ्रॉड्स क्या होते थे? पहले फ्रॉड्स होते थे रिकॉर्ड्स के अंदर, फ्रॉड्स होते थे रिकॉर्ड्स के अंदर। फ्रॉड्स क्या है कि मैनुअल लेजर्स जब मेंटेन होते थे तो कोई एक एंट्री इधर से उधर हो गई, वो ट्रेस करते करते आपको सदियां लग जाती थी, 2-2 साल भी लग जाते समटाइम्स, ऑन ओकेजन्स आपको बहुत टाइम लगता था। अब आपके रिकॉर्ड्स के अंदर फ्रॉड नहीं होता, अभी भी फ्रॉड के चांसेस देखें। एक सिस्टम है, मैं सबसे ज्यादा जो रिसेंट टाइम्स में फ्रॉड्स हो रहे हैं सर, वो हो रहे हैं पैरेलल बैंकिंग के। पैरेलल बैंकिंग क्या होती है? पैरेलल बैंकिंग, आपका जितना मर्जी सिस्टम आ गया है, एक बंदा डिपॉजिट करने आया है बैंक में, अगर आप उसको सिस्टम में इनपुट ही नहीं करते तो सिस्टम उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप उस पर मैनुअल स्टैंप लगा देते हैं, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनुअल स्टैंप्स, अक्सर ब्रांचेस में मैनुअल स्टैंप्स लगी होती है डिपॉजिट स्लिप पे, वेयर एज कंप्यूटर जनरेटेड डिपॉजिट स्लिप्स हर एक किसी को चाहिए कि कंप्यूटर जनरेटेड डिपॉजिट स्लिप ले। अब मैनुअल स्टैंप्स जब लग जाती हैं तो उसमें सिस्टम चाहे जितना मर्जी आप स्ट्रॉन्ग कर लें, उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बैंक विद इन अ बैंक बनाया होता है। पैरेलल बैंकिंग के फ्रॉड्स अब ज्यादा हो गए। यस, रिकॉर्ड्स के अंदर फ्रॉड्स कम हो गए हैं। अब आपने जो पहले बात रेफर की कि पहले लर्निंग बाद में अर्निंग में थोड़ा इसमें सर फिर जब हम जी सर जब हम डिपॉजिट करवाते हैं और हमारे बैंक के अकाउंट में लेट्स सपोज क्रेडिट नहीं होता और अगर हमें स्लिप दे दी जाती है, दिस मीन के वो जो प्रॉपर हमारे अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं किया गया,
जी एग्जैक्टली, जी वो फिर एग्जैक्टली, फ्रॉड का तकरीबन केस हो सकता है। जी, तो तकरीबन तमाम बैंक्स ने, सारे बैंक्स ने कंप्यूटर जनरेटेड डिपॉजिट स्लिप लग ली है। कंप्यूटर जनरेटेड क्या होती है? जी सर। आप स्लिप मैनुअल ही फिल करते हैं, लेकिन एक प्रिंटर के अंदर स्लिप जाती है, उस पे कंप्यूटराइज्ड डिपॉजिट स्लिप लगी होती है। आइदर मैनुअल डिपॉजिट स्लिप लगी हो, कैश रिसीव्ड स्टैंप लगी हो, या बीएम ने अपनी स्टैंप लगा के आपको रिसीविंग दे दी हो। दैट मींस के योर मनी इज नॉट सेफ। दैट रेस्ट एश्योर्ड, आई कैन अश्योर यू कि योर मनी इज नॉट सेफ। सो समटाइम्स ये भी होता है कि कंप्यूटर आपका प्रिंटर खराब होता है, लेकिन उस केस में आपने, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप वहीं पे उनसे कहें कि मुझे मेरी स्टेटमेंट निकाल के दिखा दें जिसमें मेरा डिपॉजिट शो हो रहा है। इफ यू हैव दैट स्टेटमेंट, वंस अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट, फिर आप उसको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स सॉफ्टवेयर इशू भी हो जाते हैं, समटाइम्स प्रिंटर मेल फंक्शनिंग भी हो जाती है। इट डजंट मीन कि मैनुअल स्टैंप है तो हर दफा गलत काम ही है। सर मेरे जहाँ तक, जी सर। जी सर, जो मैंने देखा है या सुना है, कुछ पैरेलल बैंकिंग है वो ज्यादातर रिमोट एरियाज में चलती है। मेन सिटीज में चलो फिर लोगों का अवेयरनेस भी होती है, सारी चीजें ओके होती हैं, लेकिन रिमोट एरियाज में जो है, दूर दराज गांव वगैरह के एरिया में, वहां पर लोगों को ना तो इतनी बैंकिंग की अवेयरनेस होती है, बस उनके पास स्लिप आ गई है, बस सीधे पैसे जमा हो गए हैं, ना ही वो मैं इंटरनेट आपको बैंकिंग देख लेते हैं, इस तरह के इश्यूज। सर मैं आपको मजे सर की बात बताऊं, जितनी भी सर पैरेलल बैंकिंग, रिसेंट बैंक में जितनी भी पैरेलल बैंकिंग के केसेस हुए हैं, एक सिर्फ छोटे एरिया में हुआ है, बाकी सारे बड़ी सिटीज में हुआ है। सो मच सो, एज वी आर टॉकिंग, आपको ये अच्छा रेफर कर दूं कि 2 तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में हुए हैं। सो सर अच्छा प्रॉब्लम क्या होती है, इट्स नॉट अबाउट रूरल एरियाज। पैरेलल बैंकिंग हमेशा कहाँ पे ज्यादा इश्यूज आते हैं, जहां पे ट्रस्ट लेवल कस्टमर का और ब्रांच मैनेजर का बहुत ज्यादा एक एबनॉर्मल तरीके से बहुत एक हाइट क्रिएट कर लेते हैं। जरूरी नहीं है, समटाइम्स फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली लाहौर में एक फ्रॉड हुआ। वहां पे सो मच सो कस्टमर्स को ब्रांच मैनेजर ने बताया तक हुआ था, यार मैं तेरे फंड्स थोड़ी देर लिए यूज करने ने कर ला, उन्हें क्या कर लो, लेकिन जब वो भाग गया तब कस्टमर आ गया कि लो जी मेरे तो पैसे खा गए हैं। सो जहां पे भी ट्रस्ट होता है ना, जहां फ्रॉड हमेशा वहीं पे होगा जब, जहां पे ट्रस्ट होगा। जब आप ट्रस्ट करते हैं, इसका मतलब है आप ट्रस्ट करने की बेसिस के ऊपर कोई वायलेशन करते हैं प्रोसीजर्स की, किसी के ऊपर ट्रस्ट, जहां पे ट्रस्ट होगा वहां पे देयर आर चांसेस के 80% चांसेस आर के वहीं पे फ्रॉड होने की, आप एक्सपोज हैं फ्रॉड से। एक तो ये बात होगी। दूसरा, आपने जो वो पहले मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल कोट करना चाहूंगा, जो आपने कहा फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। मैं जब बीएससी ऑनर्स कर रहा था लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, उसके बाद मुझे एक मार्केटिंग फर्म से जॉब ऑफर हुई। मैं थोड़ा कोट भी कर दूंगा, मुझे उस वक्त वहां से 35,000 की ऑफर हुई थी। मैंने उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैंने अगर अभी जॉब शुरू कर दी तो मैं फिर अपना एमबीए कंप्लीट नहीं कर सकूंगा। देन आई परस्यूड माय एमबीए। एमबीए करने के बाद जब मैं यूपीएल में एमटीओ प्रोग्राम में आया था, तो तब उससे आधी सैलरी 18,000 पे मेरी जॉब हुई थी, लेकिन लर्निंग बहुत ज्यादा थी। वहां पे मैं अगर 10 साल भी काम करता रहता तो मैंने वहीं पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ही रहना था, शायद मेरी पे भी अच्छी हो जाती। लेकिन कैरियर आपने, बहुत जरूरी है कि कैरियर आपने परस्यू करना है। आपने अगर जॉब करनी है, आपने उस कैरियर को आगे लेके चलना है, तो फिर आपने उसको आपने ये नहीं देखना कि अर्निंग कहाँ पे ज्यादा है, आपने देखना है कि ग्रोथ कहाँ पे ज्यादा है, लर्निंग कहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल सर। सर आप, मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स में जो है इज लाइक, स्टूडेंट जो है ना हमारे बहुत लाइक कर रहे हैं आपका सेशन। मुझे लगता है आप फेमस हो जाएंगे हमारी एरिड में। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं तो बल्कि इफ एनीबडी हैज एनी इश्यूज रिगार्डिंग बैंकिंग, कोई भी चीज है, आई एम ऑलवेज देयर, यू नो, आई हैव ऑलवेज बीन हेल्पफुल। इस तरह का कोई मसला नहीं है मेरे अंदर। सर इट वाज वेरी नाइस सेशन, बहुत अच्छा था। एक सवाल मुझे नजर आ रहा है, स्टूडेंट का ही है शायद। ये है, हाउ ऑडिट इज हैंडलिंग इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड्स, whether there is any separate unit handling that? जी देखें, एफआरएमयू एक यूनिट होता है जो कि ऑडिट की रिपोर्टिंग होता है, कुछ बैंक्स में सेपरेटली रिपोर्टेड होते हैं। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट, रिसेंटली जब से हम ज्यादा डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ गए हैं, तब से प्रॉब्लम्स क्या है, वी आर मोर एक्सपोज टू इंटरनेट फ्रॉड्स एज वेल।
अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उसमें हमारी जो यूजर है उनकी अवेयरनेस का भी इशू है। फॉर एग्जांपल हम अपना डाटा अपनी ऑनलाइन शॉपिंग किसी ऐसी जगह से करते हैं, अगर आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग की एक साइट के ऊपर जाए ना, तो वहां पे एक टिक लगा हुआ वेरीफाइड या सर्टिफाइड मोनोग्राम लगा होता है, विच मीन्स के इट इज अ सिक्योर्ड वेबसाइट। आपकी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस, आपकी कार्ड नंबर, आपकी ट्रांजैक्शंस को मिसयूज नहीं किया जाएगा। हम नॉर्मली उन चीजों को देखते नहीं है और हम ऑनलाइन शॉप्स में डिफरेंट जगहों पे अपनी कार्ड की इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। फिर रिसेंटली कुछ ऐसे जो फोन पे फ्रॉड्स रिसेंटली ऐसे हुए हैं कि आपसे वो एक कोड रिसीव कराते हैं जिससे आपकी सिम डुप्लीकेट हो जाती है, आपकी नादरा वायरस से डाटा चोरी करके आपकी सिम से अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर ली जाती है। सो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी अपनी अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि किसी को हम पर्सनल डाटा अपना ना दें, किसी को हम अपनी पर्सनल डिटेल्स ना दें, किसी कोई कोड डायल करने के लिए कहे कोड ना डायल करें मोबाइल से, क्योंकि जिस तरह टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस होती जा रही है उतना उतना हम एक्सपोज भी होते जा रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि FRMU एक डिपार्टमेंट है जो कि इस चीज को मॉनिटर करता है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो थ्रू वीजा या मास्टर की जो हेड ऑफिस रहती है उससे करना पड़ता है, उससे कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ती है और उसके थ्रू ट्रांजैक्शंस वापस लेनी पड़ती है। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। सो उसमें टाइम 90 डेज से लेके 140 डेज तक लग जाता है। ये इंटरनेशनल टाइमलाइंस हैं जो कि सेट हुई हुई हैं, इसमें बैंक का नहीं है। थोड़ी देर जरूर लग जाती है, लेकिन यस, वी हैव अ डिपार्टमेंट जो इन चीजों को मॉनिटर करता है। ना सिर्फ ये, जब आपकी कंप्लेन आती है तब फॉर एग्जांपल ATM की ट्रांजैक्शन अनऑथराइज हो गई है तो उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, CCTV रिकॉर्डिंग देखनी होती है, किस चैनल के थ्रू हुआ, क्या वो प्रॉक्सी IP के थ्रू हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिसको देखना पड़ता है। इस वजह से यस, इसका एक डिपार्टमेंट सेपरेट है जो कि देख रहा है इसको। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज अ वेरी नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत ही अच्छा लगा, बड़ी नॉलेज ये आपके साथ डिस्कशन का पर्पस ये था कि हमें एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन और हमें डिस्कशन सीखने का मौका मिले। इट वाज वेरी गुड, थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया। मैम, may I allowed to speak? जी जरूर। Sir, basically I am from BS Commerce 5 evening and I say thanks to you on behalf of all evening class. Sir, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, आपका एक्सपीरियंस नहीं है एक्सटर्नल ऑडिट का, लेकिन सर मैं ये जानना चाहूँगा कि हम अपनी कैरियर के लिए एक्सटर्नल ऑडिट को आप कहेंगे कि आप उसके बारे में नॉलेज हासिल करें या इंटरनल ऑडिट को? सर देखें, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट एक डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें फर्क कोई नहीं है। सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर्स क्या होते हैं, हर कंपनी ने एक अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म रखी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे फिरगोसन्स है और बहुत सारी इस तरह की कंपनीज हैं। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, वो सिर्फ उन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो भी जॉब ही कर रहे होते हैं, वो भी इसी तरह के टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्कोप का फर्क होता है। इंटरनल ऑडिट इज मोर ऑफ ऑपरेशनल एंड SOPs के ऊपर वो फोकस करते हैं। जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसका स्कोप डिफरेंट होता है, वो फाइनेंस की तरफ और फाइनेंशियल्स की तरफ आपके स्कोप कर रहा होता है। सो डिफरेंस दोनों की ये नहीं है कि ये एक ही लाइन है, दोनों डिफरेंट लाइंस है। आप जब ऑडिटिंग सीखते हैं उसमें एक्सटर्नल इंटरनल डिफरेंस नहीं होता, उसमें सब कुछ आपको बताया जाता है, लेकिन सिर्फ ये है कि आप किस चीज को परस्यू करते हैं। सर राइट नाउ जैसे कि हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ें सर, तो हमें पहले अकाउंट्स को एक्सपीरियंस करना चाहिए ऑडिट में आने के लिए, या इजी है ये, आसानी से यही बंदा सीख ले? सर देखें, कोई भी काम आसान नहीं होता, कोई हर काम के लिए आपको एफर्ट्स तो करनी पड़ती हैं। अकाउंट्स भी करेंगे, आपको बैंकिंग के अकाउंट्स में भी काफी कुछ सीखना पड़ता है। इसी तरह ऑडिट में देखिए, एक होता है अकाउंट्स मेंटेन करना होता है, वो डिफरेंट रोल है, एक अकाउंट्स चेक करना होता है, वो डिफरेंट रोल है। अकाउंट मेंटेन करने में तो आप चीजें हर कोई अपनी बेस्ट एफर्ट से करता है, जो चेक करने का जो विजन होता है, जो वे ऑफ थिंग्स होती हैं, वो डिफरेंट अप्रोच होती है। आपने ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अकाउंट्स बनाना पसंद करते हैं
देखें कोई भी मैं ऑडिट तब करूंगा जब मुझे अकाउंट्स की नो हाउ होगी, अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो मैं ऑडिट कर सकूंगा। अगर मैंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होगी, ना मैं बना सकता हूँ ना मैं ऑडिट कर सकता हूँ। सिर्फ फर्क क्या है कि आपने काम करने का तरीका सोचना होता है, हमने उनके ऊपर उसके ऊपर चेक्स को परफॉर्म करना होता है। डिफरेंट लाइंस है। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। एनी मोर क्वेश्चंस? यस सर, आई एम फ्रॉम बीबीए फिफ्थ। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी आपने मेंशन किया था कि आपको जो जीएस बैंक है वहां से एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिला था, तो जी। आप एज ए बिगनर हमें किस चीज के लिए प्रेफर करेंगे कि हम अभी अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे तो हमें एक मैच्योर बैंक से स्टार्ट करना चाहिए या फिर एक बिगनर बैंक से? देखें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि कौन सा बैंक आपको चांस देता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है आपको किसी भी बैंक से आप स्टार्ट करें। देखें ये अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि ये आपके ऊपर है कि आप कितना सीरियसली चीजों को परस्यू करते हैं। बड़ा बैंक हो छोटा बैंक हो, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। जब आप ये सोच लेंगे ना कि मैं बहुत सारी सीख ली है काम, अब मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है। लर्निंग मैं डे 1 पे भी सीख रहा था, मैं आज भी सीख रहा हूँ और मैं आगे भी सीखता रहूंगा बहुत सारी चीजें। देखिए अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे विद प्रोसीजर्स, विद पॉलिसीज, तो आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी। इफ यू आर चेंजिंग योरसेल्फ, अगर आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कोई भी कैरियर परस्यू करें, किसी भी जगह पे जाए, लेकिन आपको काम प्रॉपरली करना है। छोटे बैंक में आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, बड़े बैंक में आपको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। एक्सपीरियंस किस तरह प्रेशर में काम करने का, बहुत ओवर बर्डन भी होते हैं समटाइम्स बड़े बैंक्स में लोग, ये आप पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस एनवायरनमेंट में काम बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर हमारी डिस्कशन जो है ना लंबी होती जाएगी, हमें तो क्वेश्चन तो हम पूछते रहेंगे आपसे, तो अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर अयाज आप इधर ही। जी मैडम, आवाज आ रही है आपकी? जी बिल्कुल सर, मैं कह रही थी अब हम इसे कंक्लूड करते हैं। इट वाज अ वेरी नाइस सेशन सर, हमने बड़ा कुछ सीखा आपसे। हम तो सवाल करते रहेंगे, यहाँ पे माशाल्लाह आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो ये तो सेशन गोइंग ऑन रहेगा। तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग आज के लिए हम इसको कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा कनेक्ट हों। और ये इट वाज अ वेरी नाइस सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग था, और बिल्कुल जी, हम sure। विदाउट बोर हुए जी ठीक है, थैंक यू जवाद साहब आपका। तो मैम फाइनली इसको कंक्लूड करती हैं। ठीक है। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू अनम।